हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है और ये काफी सारी मिस्ट्रीज और रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है। हमारी कोशिश अक्सर यही रहती है कि हम इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करें और इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाएं। पर जैसे ही हम कोई एक मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, वैसे ही हमें कोई और नई मिस्ट्री मिल जाती है और इसीलिए यह ब्रह्मांड हमेशा रहस्यमय बना रहता है। यहाँ रहस्यमय और अनएक्सप्लेन्ड चीजें इतनी ज्यादा हैं कि शायद ही हम कभी सारी गुत्थियों को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। इन मिस्ट्रीज में टॉप पर नाम आता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का। इनके केवल नाम ही किसी को डराने के लिए काफी हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी यूनिवर्स में सबसे बड़े स्केल्स पर काम करने वाले दो अलग अलग तरीके के ऐसे फोर्सेस हैं जिन्हें हम अब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं और उनका नेचर कैसा है और यह क्यों काम करते हैं ये हमें अब तक नहीं पता। स्टीफन हॉकिंग, जिनके बारे में आप सब जानते ही होंगे, जो विश्व भर में विख्यात एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, उनकी किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आज भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में टॉप पर गिनी जाती है। उन्होंने एक बार कहा था, द मिसिंग लिंक इन कॉस्मोलॉजी इज द नेचर ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, यानी कॉस्मोलॉजी की सभी गुत्थियों को सुलझाने के लिए जो चीज छूट रही है वह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नेचर है। अगर हम इन दोनों मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में सक्षम हो जाते हैं तो शायद हम कॉस्मोलॉजी की सभी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर लें। और इन्हीं दोनों में से एक मिस्ट्री के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो है नेचर ऑफ डार्क मैटर, यानी डार्क मैटर हॉट होता है या कोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि डार्क मैटर की हॉट या कोल्ड होने से क्या मतलब, क्या यह उसके टेम्परेचर से रिलेटेड है? तो आपको बता दें कि डार्क मैटर का हॉट या कोल्ड होना उसके टेम्परेचर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इसका हॉट या कोल्ड सीधा जुड़ा हुआ है इसके पार्टिकल्स की वेलोसिटी से। इसके बारे में और जानने से पहले आपको थोड़ा बता देते हैं डार्क मैटर के बारे में। डार्क मैटर के बारे में सबसे पहले प्रेडिक्शन की थी लॉर्ड केल्विन ने, जब उन्होंने 1880 के दशक में मिल्की वे में मौजूद डार्क बॉडीज के बारे में बताया। जैसा कि हम जानते हैं, गैलेक्सी में मौजूद हर स्टार गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सौरमंडल के प्लैनेट्स सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स के चक्कर लगाने की स्पीड को देखकर उन्होंने जब मिल्की वे का मास कैलकुलेट किया तो रिजल्ट बहुत बड़ा था। अगर मिल्की वे में दिखने वाली सभी स्टार्स के मास को जोड़ दिया जाए तब भी यह लॉर्ड केल्विन के रिजल्ट से काफी छोटा आएगा। इसका मतलब जितना मास विजुअल स्टार्स का है उससे कहीं ज्यादा मास मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि कई ऐसे स्टार्स हैं जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन उनकी ग्रेविटी गैलेक्सी को अफेक्ट कर रही है और इसीलिए स्टार्स के चक्कर लगाने की स्पीड हमारी उम्मीद से इतनी ज्यादा है। ऐसे कई केसेस आगे भी देखे गए जब वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी की रोटेशन स्पीड को गैलेक्सी के विजुअल मास के मुताबिक ज्यादा पाया। इसके साथ साथ कई बार ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट में भी हमने एक्स्ट्रा ग्रेविटी डिटेक्ट की। समय के साथ धीरे धीरे साइंटिस्ट को यह रियलाइज हो गया कि यह एक्स्ट्रा ग्रेविटी किसी तरह के ब्लैक स्टार्स की वजह से नहीं बनी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ब्लैक स्टार्स की संख्या गैलेक्सी में बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी और उनके चारों ओर प्लैनेट्स भी रिवॉल्व करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे सामने एक एनोमली बनकर रह गई। इसी एनोमली का सॉल्यूशन देने के लिए जन्म हुआ डार्क मैटर की थ्योरी का। डार्क मैटर की थ्योरी यह बताती है कि हमारे ब्रह्मांड में काफी सारा ऐसा मैटर है जो एग्जिस्टेंस में तो है, लेकिन यह लाइट या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, जिस कारण ये हमें नहीं दिखता। परंतु मास होने के कारण यह मैटर ग्रेविटी के थ्रू अपना प्रभाव इस ब्रह्मांड पर डालता है, जिसे हम उस एक्स्ट्रा ग्रेविटी के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि गैलेक्सीज की रोटेशन की वेलोसिटी बढ़ा रही है और ग्रेविटेशनल लेंसिंग के इफेक्ट्स में भी हमें नजर आ रही है। जब वैज्ञानिकों ने इस डार्क मैटर के अमाउंट को कैलकुलेट किया तो हमें यह पता चला कि ब्रह्मांड के टोटल मैटर में से 85% मैटर डार्क ही है। अगर डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद न होता तो काफी गैलेक्सीज तो बनी ही ना होती, और जो बनती वह उस तरह से बिहेव नहीं करती जिस तरह से आज करती हैं। लेकिन दोस्तों, डार्क मैटर का नेचर अब तक हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं और हमें नहीं पता कि यह डार्क मैटर किस चीज से बना है। इसके बेसिक पार्टिकल्स की बात की जाए तो ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऐसे पार्टिकल से बना है जो अब तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं और ऑर्डिनरी मैटर के साथ
ये सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू ही इंटरेक्ट करते हैं। पर जब हम बात करते हैं डार्क मैटर के पार्टिकल्स की, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि डार्क मैटर हॉट होगा या कोल्ड। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर डार्क मैटर हॉट है या कोल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, डार्क मैटर का हॉट या कोल्ड होना उसके टेम्परेचर से नहीं बल्कि उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। इसके नाम पर न जाते हुए आप हॉट और कोल्ड डार्क मैटर को फास्ट या स्लो मूविंग डार्क मैटर में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तो बस क्लासिफिकेशन का एक तरीका है। अगर बात करें हॉट डार्क मैटर की, तो हॉट डार्क मैटर उस प्रकार का डार्क मैटर होगा जिसके पार्टिकल्स अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज के साथ ट्रेवल करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी क्या होती है। तो हम आपको बता दें कि वह वेलोसिटी जो लाइट की स्पीड के काफी नजदीक होती है, उसे हम अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर डार्क मैटर के पार्टिकल्स काफी तेज चलने वाले होंगे तो हम डार्क मैटर को हॉट डार्क मैटर कहेंगे। इतनी तेज गति से ट्रैवल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है उनका मास कम होना चाहिए, जिससे कम एनर्जी में यह पार्टिकल्स ट्रैवल कर पाएं। और इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि हॉट डार्क मैटर पार्टिकल्स काफी कम मास के होंगे, जैसे कि न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके अपोजिट अगर हम कोल्ड डार्क मैटर की बात करें, तो कोल्ड डार्क मैटर के उस फॉर्म को कहा जाता है जो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में काफी धीरे मूव करें। यानी कि अगर डार्क मैटर के पार्टिकल्स लाइट की स्पीड के मुकाबले काफी धीमी गति से ब्रह्मांड में ट्रेवल करें, तो इस प्रकार के डार्क मैटर को हम कोल्ड डार्क मैटर कहेंगे। और क्योंकि यह पार्टिकल काफी कम रफ्तार से मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनका मास हॉट डार्क मैटर पार्टिकल्स के मुकाबले काफी ज्यादा होगा, जो इन्हें तेजी से मूव करने नहीं देता। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि कोल्ड डार्क मैटर पार्टिकल्स का मास कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर कुछ गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है। आपको बता दें कि पार्टिकल्स का मास एनर्जी की यूनिट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यानी केईवी में मेजर किया जाता है। और आप चाहें तो E=mc² से इनका मास भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें डार्क मैटर पार्टिकल्स के बारे में अब तक पता ही नहीं चला है और डार्क मैटर के नेचर को अब तक हम एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए हैं, तो उसे फास्ट मूविंग या स्लो मूविंग पार्टिकल्स में क्लासिफाई करने की क्या जरूरत थी। अगर डार्क मैटर पार्टिकल्स फास्ट या स्लो मूविंग है, तो उससे भला हमें क्या फर्क पड़ सकता है। इससे पहले तो हमें डार्क मैटर के पार्टिकल्स के बारे में जान लेना चाहिए, है ना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। डार्क मैटर को हॉट या कोल्ड में क्लासिफाई करने के पीछे एक काफी बड़ा रीजन है। दरअसल डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स को कंबाइन रखने वाला फोर्स है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, तब क्वांटम फ्लक्चुएशंस के कारण मैटर स्ट्रिंग्स के स्ट्रक्चर में फैलने लगा, जो पूरे ब्रह्मांड में एक जाल की तरह बन गया। और यह मैटर नॉर्मल मैटर नहीं था, बल्कि डार्क मैटर था। डार्क मैटर ने ब्रह्मांड में जाल की तरह फैलना शुरू किया और नॉर्मल मैटर डार्क मैटर के इस जाल में जगह जगह जाकर ग्रेविटी के कारण इकट्ठा होने लगा, जिसके कारण नॉर्मल मैटर ने गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स की फॉर्मेशन की। नॉर्मल मैटर की खुद की ग्रेविटी इतनी नहीं थी कि यह ब्रह्मांड की शुरुआत में गैलेक्सीज या गैलेक्सी क्लस्टर्स बना पाए और उनमें नए तारे और बाकी की कॉस्मिक बॉडीज बने। ऐसे में डार्क मैटर ने यूनिवर्स में मौजूद ऑर्डिनरी मैटर को जोड़ने में काफी अहम भूमिका निभाई और हमारे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर जैसा आज हमें दिखता है वैसा बनाया। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर डार्क मैटर हॉट होता और इसके पार्टिकल्स फास्ट मूविंग होते, तो यह ब्रह्मांड को उस तरीके का ना बना पाता जिस तरीके का ब्रह्मांड आज हमें दिखाई देता है। दरअसल अगर डार्क मैटर हॉट नेचर का होता और यह काफी तेजी से मूव करने वाला पार्टिकल से बना होता, तो इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार होती कि सबसे पहले गैलेक्सी क्लस्टर्स बनते और उसके बाद उन गैलेक्सी क्लस्टर्स में छोटी छोटी गैलेक्सी बनती और फिर उन छोटी छोटी गैलेक्सीज में तारे या बाकी ऑब्जेक्ट बनने लगते। इसके अपोजिट अगर डार्क मैटर कोल्ड नेचर का होता और इसके पार्टिकल्स स्लो मूविंग होते, तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन छोटे से बड़े में होती। यानी सबसे पहले छोटी छोटी डॉर्फ गैलेक्सीज बनती जो कि बाद में बड़ी होती और फिर इन गैलेक्सीज के आपस में मिलने पर गैलेक्सी क्लस्टर्स की फॉर्मेशन होती। अगर हमारा यूनिवर्स हॉट डार्क मैटर से बना होता, तो हमारे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर काफी देरी से बनता और गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में काफी बाद में दिखाई देती। वहीं अगर यूनिवर्स में कोल्ड डार्क मैटर मौजूद हो, तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन काफी शुरुआत में ही नजर आएगी और गैलेक्सीज भी हमारे ब्रह्मांड के जन्म के कुछ समय बाद ही बनने लगेगी। अगर हम ऑब्जर्वेशनल एविडेंसेस की बात करें,
तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से निकलने वाली रेडिएशन से हमें पता चलता है कि हमारा यूनिवर्स शुरुआती स्टेज में स्मूथ हुआ करता था और उसके बाद इसमें सबसे पहले छोटी छोटी गैलेक्सी बनी और बाद में वह बड़ी हुई और फिर उन्होंने गैलेक्सी क्लस्टर्स बनाए। इसी के साथ हमने काफी पुरानी गैलेक्सीज भी डिस्कवर की हैं, जो कि ब्रह्मांड के बनने के कुछ समय बाद ही अस्तित्व में आई थी। इसका सीधा सा मतलब है कि इनकी फॉर्मेशन यूनिवर्स में काफी जल्दी हो गई थी, जो कि हमें इस बात का सीधा एविडेंस देती है कि डार्क मैटर का नेचर कोल्ड है और डार्क मैटर ऐसे पार्टिकल से बना है जो यूनिवर्स में लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में काफी स्लो मूव करते हैं। आपको बता दें कि कॉस्मोलॉजी का सबसे पॉपुलर मॉडल, जिसका नाम है लैम्डा सीडियम मॉडल, वो भी कोल्ड डार्क मैटर का ही यूज करके ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करता है, हमारे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। इस थ्योरी में ग्रीक लेटर लैम्डा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, जो कि डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और सीडियम का मतलब कोल्ड डार्क मैटर है। इस मॉडल के अनुसार यूनिवर्स के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, जो है डार्क एनर्जी, डार्क मैटर जिसका नेचर कोल्ड है, और उसके साथ साथ ऑर्डिनरी मैटर। हालांकि कोल्ड डार्क मैटर भी हमारे ब्रह्मांड को पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और कोल्ड डार्क मैटर थ्योरी के सामने भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं गया है। अगर कोल्ड डार्क मैटर थ्योरी की माने तो कंप्यूटर ग्राफिक सिमुलेशन से हमें पता चलता है कि अगर डार्क मैटर कोल्ड नेचर का होता तो हमें काफी सारी डॉर्फ गैलेक्सीज मिलती, जो बड़ी गैलेक्सीज के चक्कर लगा रही होती। लेकिन रियल ऑब्जर्वेशंस में हमें इसके मुकाबले काफी कम ऐसी गैलेक्सीज मिली हैं जो बड़ी गैलेक्सीज के चक्कर लगाती हैं। इसी के साथ कोल्ड डार्क मैटर थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में मौजूद छोटी गैलेक्सीज बड़ी गैलेक्सीज का चक्कर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में नहीं लगाती हैं। उनका ऑर्बिट बहुत रैंडम होता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वैज्ञानिकों द्वारा की गई ऑब्जर्वेशंस इस बात को पूरी तरीके से नकार देती है। उनकी ऑब्जर्वेशन से यह पता चलता है कि छोटी गैलेक्सीज बड़ी गैलेक्सीज का चक्कर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही लगाती हैं। इसी के साथ साथ अगर कोल्ड डार्क मैटर की थ्योरी सच होती तो बड़ी गैलेक्सीज के बनने के लिए काफी सारी गैलेक्सीज का मिलना जरूरी होना चाहिए, और जब कई सारी गैलेक्सीज मिलकर नई गैलेक्सी बनाती हैं तो उनमें एक बल्ज क्रिएट हो जाता है, जिसे हम बाद में देखकर बता सकते हैं कि यह गैलेक्सी 2 या उससे ज्यादा गैलेक्सीज के मिलने से बनी है। हालांकि जितने बल्ज कोल्ड डार्क मैटर थ्योरी के अनुसार गैलेक्सीज में हमें दिखाई देने चाहिए थे, उससे 80% कम बल्ज हमें दिखाई दिए हैं, जो कि कोल्ड डार्क मैटर थ्योरी के सामने एक चैलेंज है। इन चैलेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक अल्टरनेटिव थ्योरी है, जिसका नाम है वार्म डार्क मैटर थ्योरी, जो कि उन डार्क मैटर पार्टिकल्स को प्रिडिक्ट करती है जिनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत कोल्ड डार्क मैटर से मिलती है और थोड़ी बहुत हॉट डार्क मैटर से। वार्म डार्क मैटर पार्टिकल्स हमारे ब्रह्मांड के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स और स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर्स दोनों को ही काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और यह कोल्ड डार्क मैटर के थोड़ा फास्ट मूव करने वाले वर्जन्स हैं, जिनका मास भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक होता है। कोल्ड डार्क मैटर थ्योरी के इन चैलेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हॉट डार्क मैटर की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए एक और थ्योरी जिसका नाम है मिक्स्ड डार्क मैटर थ्योरी भी काफी चर्चित है। यह थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि कोल्ड डार्क मैटर और हॉट डार्क मैटर दोनों ही ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जिसमें ब्रह्मांड का 80% डार्क मैटर कोल्ड नेचर का है, जबकि 20% डार्क मैटर हॉट नेचर का। अगर दोनों प्रकार के डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हों तो हम उन चैलेंजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कोल्ड डार्क मैटर की थ्योरी में हमें मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।